स्वागत करता हूं झारखंड के विद्यार्थियों का जो जेएससी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जेएससी पेपर 2 में हिंदी लिए हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जेएसएससी पेपर 2 हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लगे हुए भाषा विज्ञान, आज हम उसे निचोड़ अध्ययन करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम इस क्लास में बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और सभी को आसान भाषा में देखेंगे, क्योंकि भाषा विज्ञान से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से भाषा को पढ़ेंगे। हम इस क्लास में भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार, भाषा की उत्पत्ति, भाषा के विभिन्न रूप, भाषा का विकास, ध्वनि परिवर्तन जो सबसे मुख्य है जो परीक्षा की दृष्टि से, और अर्थ परिवर्तन, यानी संपूर्ण जितने भी संपूर्ण टॉपिक है सभी का निचोड़ अध्ययन करेंगे और इतनी आसान भाषा में कि आप देखते ही समझ लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस क्लास को। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अपनी भावों को व्यक्त करना होता है। यानी भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपनी भावों को व्यक्त करना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, भाषा के माध्यम से ही संसार के सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हैं। आज इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी अगर एक दूसरे से जुड़े हैं, इसमें महत्वपूर्ण जो स्थान है वो भाषा का है। मनुष्यों के बीच भावों का आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम भाषा है। यानी आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच अपनी भावों को व्यक्त करता है, उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भाषा का है, क्योंकि एक मनुष्य किसी न किसी भाषा से दूसरे मनुष्य से जुड़ता है। तो जब दो मनुष्य आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के पीछे क्या भाषा ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसमें ये भाषा ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जो भी मनुष्य है अपने भावों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही सार्थक कर पाते हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन इत्यादि पर अध्ययन किया जाता है। यानी भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों द्वारा भाषा का अपने अपने अनुसार जो परिभाषित किया गया है, उस सभी जितने भी भाषा वैज्ञानिक है सभी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के विख्यात लेखक हैं, विख्यात आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन देखते हैं भाषा के विषय में। उन्होंने क्या कहे हैं? मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है भाषा कहलाती है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भाषा के विषय में भाषा की परिभाषा दिए हैं, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। आगे देखिए श्याम सुंदर दास, ये भी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं, आलोचक हैं। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों में जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए यहाँ मनुष्य और मनुष्य जहां आपको दिखेगा ये किनका कथन है? तो श्याम सुंदर दास जी का कथन है। मुख से उच्चारित, देखिए प्रथम पंक्ति को पकड़ना है, मनुष्य और मनुष्य श्याम सुंदर दास, मुख से उच्चारित रामचंद्र शुक्ल जी। इसे आप पकड़ सकेंगे कि किनका परिभाषा है। तो श्याम सुंदर दास जी का ये परिभाषा रहा। अगले भाषा वैज्ञानिक है मंगलदेव शास्त्री। मंगलदेव शास्त्री क्या कहते हैं? भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों के उच्चारण किए गए विचारों को प्रकट करता है। ये कौन कहते हैं? तो मंगलदेव शास्त्री जी कहते हैं। अगले कामता प्रसाद गुरु, ये क्या कहते हैं? भाषा का क्या परिभाषा दी है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। बहुत ही प्रसिद्ध यह परिभाषा है भाषा की, जो कई प्रतियोगी परीक्षा में यह परिभाषा पूछ चुकी है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, कामता प्रसाद गुरु जी का ये परिभाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति क्या करता है? प्रकट करता है। किशोरी दास जी का क्या परिभाषा है? हम शॉर्ट में ही लिखे हैं क्योंकि
आपको याद हो जाए, आप याद कर ले, जिसके चलते इसको हम शॉर्ट में ही रहने दिए हैं। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। ये किशोरी दास वाजपेयी जी का कथन है। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही क्या है, भाषा है। इसके आगे भी उन्होंने और कुछ भाषा के विषय में कहे हैं। तो ये जो प्रारंभिक है, यानी वो प्रारंभ में यही बात बोले हैं भाषा की परिभाषा देते हुए कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही क्या है, भाषा है। बाबूराम सक्सेना ये क्या कहते हैं, भाषा की क्या परिभाषा दी है? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। ये बाबूराम सक्सेना जी का क्या है, यह भाषा की परिभाषा है। आगे हिंदी के विख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। ये सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं। अगला परिभाषा है भाषा की, भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं? भाषा उच्चारणा लयों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संचरणात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये किनका है, ये परिभाषा है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का है। ये क्या बोलते हैं? भाषा उच्चारणा लयों की उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष लोग आपस में विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो के अनुसार भाषा आत्मा की मुख्य या अध्वन्यात्मक बातचीत है। ये कौन कहते हैं? तो प्लेटो कहते हैं। प्लेटो के अनुसार है भाषा जो है आत्मा की मुख्य या अध्वन्यात्मक बातचीत है। वासुदेव के अनुसार भाषा की परिभाषा वो क्या दिए हैं? भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की भाव दूसरों पर प्रकट करते हैं। ये वासुदेव जी के हैं। अब वेंद्रे जी के अनुसार क्या है? तो भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। तो ये जितने भी भाषा वैज्ञानिक थे, विशेष भाषा वैज्ञानिक जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके कथन, उनके परिभाषा को परीक्षा में दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह परिभाषा भाषा के विषय में किसने दिया है, तो सभी को याद कर लेंगे। इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जेएसएससी सीजीएल का यानी जेएसएससी, उसमें सीजीएल भी है। इसके अलावा सहायक आचार्य की भी तैयारी विद्यार्थी लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावे आप जेटेट भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आपको पता हो कि जेएसएससी का जो पेपर 2 जो भाषा से जुड़ा हुआ था, जो आपका क्षेत्रीय भाषा से जुड़ा, जिसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है। तो अब लगभग विद्यार्थी हिंदी को ही लेते हैं। सबका जो सिलेबस है हिंदी पेपर 2 एक ही है, चाहे आपका सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सहायक आचार्य के, चाहे जेटेट की तैयारी अभी से ही करने के लिए आप लग गए हो। तो आपका अगर हिंदी अगर आप रखेंगे पेपर 2 तो आपके लिए यही सिलेबस आपको काम देगा। इसी का संपूर्ण नोट्स यानी जेएसएससी पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण नोट्स भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम पे लिंक है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको परीक्षा से जुड़े भी महत्वपूर्ण जो कुछ है न्यूज अपडेट है वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावे नोट्स किस प्रकार लेनी है वह वहीं पर आपको प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। भाषा मनुष्य की प्रकृति प्रदत्त एक अद्भुत शक्ति है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाषा मनुष्य की प्रकृति प्रदत्त एक अद्भुत शक्ति है। भाषा के कारण ही इस संसार के संपूर्ण राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल इस संसार के मानव से लेकर गांव से लेकर, एक प्रकार से कह सकते गांव से आप चले जाइए, जिला से राज्य, राज्य से देश, जितना आगे जाइएगा यानी संपूर्ण विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं वो भी एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? भाषा के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती। कितनी भाषाएं विश्व में बोली जाती है? तो लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। हिंदी क्या है? तो भारत की संपर्क भाषा है। लेकिन संपूर्ण विश्व की संपर्क भाषा कौन है? तो अंग्रेजी है। याद रखिएगा, भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर आप इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, तो विश्व में आप कहीं भी
विचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो अंग्रेजी पूरे विश्व की संपर्क भाषा और हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। आगे देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन का एक पुस्तक है, ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, एक भाषा संबंधित पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। भारतीय भाषाओं को सर्वप्रथम सर्वेक्षण करने का जो श्रेय है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को ही प्राप्त है और उन्होंने यह सर्वेक्षण कब किया था? तो 1894 ईस्वी में। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी तथ्यों को लेकर आए। विद्यार्थी क्लास से नहीं हटेंगे, जो विद्यार्थी क्लास से हटेंगे उनको ही नुकसान होगा। अगर आप क्लास से जुड़े तो पूरा पढ़ें, क्योंकि इसमें संपूर्ण निचोड़ है और आसान भाषा में, और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा की दृष्टि से सभी को लेकर आए हैं। आगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं की संख्या कितने बताएं? तो 179 तथा बोलियों की संख्या 544। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं की संख्या 179 बताए और बोलियों की संख्या 544 बताए। आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा के प्रकार। तो कहा जाता है भाषा के 3 प्रकार मुख्य रूप से है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मुंह से बोलकर अपनी भावों को व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाती है। यानी जो भाषा को हम मुख से जब बोलते हैं, जिस मुख से बोलने से जिस भाषा का उच्चारण होता है, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग हम मुख से बोलकर करते हैं मौखिक भाषा, और जिस भाषा का प्रयोग हम लिख कर करते हैं तो क्या हुआ? लिखित भाषा। और एक होता है सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई भी हो अपनी भावों को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको याद होगा, मान लो जो गूंगा या बहरा हो, वो क्या करेगा? सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करेगा, क्योंकि वह बोल नहीं सकता। जब बोल नहीं सकता तो सांकेतिक भाषा का अधिकतर प्रयोग करेगा, क्योंकि हमेशा वो लिखकर किसी को बता नहीं सकता है। गूंगा और बहरा हमेशा लिखकर तो बता नहीं सकता, इसलिए उसे संकेतों के माध्यम से ही क्या करेगा? वो अपनी भाषा को, अपने भावों को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। तो भाषा 3 प्रकार, मौखिक भाषा मुख से बोलकर मौखिक, लिखकर लिखित, और सांकेतिक अर्थात इशारा लोग करते हैं। आजकल तो जो लोग बोलना जानते हैं वो भी कभी कभी इशारों से काम चला लेते हैं, इशारों से ही अपनी वानियों को क्या करते हैं? व्यक्त कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के 3 अंग माने गए हैं, ध्वनि, वाक्य, अर्थ। ध्वनि, वाक्य, अर्थ, ये भाषा के 3 अंग माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम भाषा के विभिन्न रूपों को बारे में जानते हैं। भाषा के विभिन्न रूप भी आपका जेएसएससी पेपर 2 में लगा हुआ है। इसका भी वीडियो लिंक आपको भारतीय विजन क्लासेस का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसमें प्ले लिस्ट में एक जेएसएससी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप भाषा के विभिन्न रूप का निचोड़ तथ्य को पढ़ सकते हैं। यहाँ हम शॉर्ट में ही आपको बताने का प्रयास करें, क्योंकि यह वीडियो जो है भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन है? बोलियां, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, मातृभाषा, ये अलग अलग रूप हैं। बोलियां किसे कहते हैं, एक एक करके सबको हम शॉर्ट में बताने का प्रयास किए हैं। इसका अगर आपको पूरा निचोड़ चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से भाषा के विभिन्न रूप एक टॉपिक है जिस पर हम वीडियो क्लास बनाए हैं, उसी में आप देख सकते हैं। तो वह भाषा जो किसी सीमित जन समूहों या घरों में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बोलियां कहते हैं। बोली ही आगे चलकर भाषा का रूप ले लेती है। याद रखिएगा, किसी सीमित जन समूह में कुछ वैसा बोला गया तो उस समय वो बोली कहलाती है। मतलब सीमित जन समूह में जिस भाषा से लोग एक दूसरे से अपने भावों को व्यक्त करते हैं उसे बोली कहते हैं। फिर वही जब धीरे धीरे उसका प्रचलन बढ़ जाता है, जब वो फैल जाता है तो धीरे धीरे वो क्या? बोली ही आगे चलकर भाषा का रूप ले लेता है। जैसे आपका खड़ी बोली, एक समय खड़ी बोली एक प्रकार से बोली थी, धीरे धीरे वो क्या हुई? साहित्यिक भाषा बन गई और भाषा का रूप ले ली। अगला रचनात्मक भाषा क्या होता है? जिस भाषा का प्रयोग कवि, लेखक या पत्र पत्रिकाओं में होता है। यानी जिस भाषा का प्रयोग कवि, लेखक या पत्र पत्रिकाओं में होता है, यानी कवि लोग करते हैं, लेखक लोग करते हैं, या पत्र पत्रिकाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा, किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण भूभाग में बोले जाने वाली भाषा। यानी किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण भूभाग में जिस भाषा को बोला जाता है, संपूर्ण यानी किसी भी कोई भी राष्ट्र चाहे भारत हो, तो भारत के संपूर्ण भूभाग में जिस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक है वो क्या है? तो राष्ट्रभाषा की दर्जा प्राप्त है। भारत की राष्ट्रभाषा तो नहीं है, परंतु भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? तो राजभाषा है। अन्य देश की राष्ट्रभाषा होती है।
राजभाषा किसी भी राष्ट्र की राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त होती है इसे क्या कहते हैं? तो राजभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों के बीच संपर्क जोड़ने वाली जो भाषा है वो क्या है? तो संपर्क भाषा है। जैसे पूरे विश्व की संपर्क भाषा कौन है? तो अंग्रेजी है। भारत की संपर्क भाषा कौन है? तो हिंदी है। संचार भाषा तो जन संचार माध्यमों में जो जिस भाषा का प्रयोग होता है जिस भाषा को, तो उसी को क्या कहते हैं? संचार भाषा कहते हैं। फिर है मातृभाषा, तो घर परिवार में जिस भाषा को सीखते हुए एक बच्चा बड़ा होता है, अर्थात घर में जिस भाषा को सीखते हुए एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, पलता है, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मातृ मतलब माँ से जुड़ा हुआ है, तो माँ की भाषा अर्थात एक प्रकार समझिए घर परिवार में जिस भाषा को हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं अर्थात बड़े होते, वही मातृभाषा कहलाती है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन काल से माना जाता है। एकक में महत्वपूर्ण है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण काल में सांकेतिक रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता रहा होगा, यानी जिस समय पाषाण काल था, जिसमें पाषाण युग था, उस समय लोग संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा का, अपनी भावों का आदान प्रदान करते होंगे। भाषा की उत्पत्ति में विद्वानों ने दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, एक प्रत्यक्ष मार्ग, एक अप्रत्यक्ष मार्ग। सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए सभी को हम लेकर आए हैं। आगे भाषा की उत्पत्ति संबंधित भाषा यानी भाषा के उत्पत्ति संबंधित भाषा वैज्ञानिकों के विचार को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया। यानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो विचार दिए हैं उसे सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में यह आ सकता है। आगे भाषा उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत ऋषियों और मुनियों का है। यानी भाषा उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत किनका है? तो ऋषियों और मुनियों का है, क्योंकि ऋषि मुनि के समय से ही भाषा के सिद्धांत को दिया गया होगा, तो सबसे प्राचीन सिद्धांत ऋषियों और मुनियों को माना जाता है। भाषा की उत्पत्ति से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भाषा की उत्पत्ति नहीं होती तो मानव सभ्यता का इतना विकास आज नहीं हो पाता। इसलिए मानव सभ्यता का विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो भाषा का है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम प्रारंभ में बहुत सारे टॉपिक की चर्चा की थी, सभी टॉपिक की हम यहाँ चर्चा करेंगे। भाषा, देखिए भाषा के विकास में एकक बिंदु महत्वपूर्ण है। भाषा में परिवर्तन होना ही भाषा का विकास है। बिल्कुल, अब भाषा में परिवर्तन होगा तभी तो भाषा का विकास होगा। इस संसार में समय के परिवर्तन के साथ साथ अनेकों भाषाओं का विकास हुआ। यानी संसार में जैसे जैसे समय परिवर्तन हो गया, समय बदलता गया, वैसे वैसे क्या हुआ? भाषा का भी विकास हुआ। और आज क्या है? तो लगभग पूरे विश्व में 3000 भाषाओं का विकास हो चुका है। कितनी भाषाओं का? लगभग 3000 भाषाओं का विकास हो चुका है। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा देखने को मिलती है। आप अगर विचरण कीजिएगा संपूर्ण संसार की, तो संसार ही छोड़ दीजिए, अगर आप अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में थोड़ा सा चले जाइए, थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे अंतर दिखेगा, और जितना आगे जाइएगा आगे जाकर आपका भाषा ही बदल जाएगा। तो संपूर्ण विश्व में लगभग 3000 भाषाओं का विकास हो चुका है। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा भी देखने को मिलता है। भाषा में विकास की 5 रूप माने गए हैं: ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्वनि और अर्थ, जिसे आपको पढ़ना है, जिसे आपको क्या करना है? पढ़ना है। अब चलिए हिंदी भाषा का विकास क्रम भी देखते हैं, क्योंकि भारत के लोग हिंदी से ही जुड़े हुए हैं, तो हिंदी भाषा का विकास क्रम भी देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का प्रचलन था। प्राचीन काल में कौन कौन? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का विकास हुआ। किसमें? तो मध्यकाल में। देखिए ये सभी हिंदी के ही रूप हैं। हिंदी भाषा का विकास अर्थात हिंदी भाषा जो आया वो किस प्रकार आया है? तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, उसी प्रकार बढ़ते गया है। अब मध्यकाल में हिंदी के ही अवधी और ब्रज भाषा का विकास हुआ, और आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, जिसका प्रचलन वर्तमान में संपूर्ण भारत में है। यानी जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं, जिस शुद्ध हिंदी की बात हम करते हैं, वो शुद्ध हिंदी खड़ी बोली ही है। क्या है? खड़ी बोली ही है। तो ये खड़ी बोली का विकास जो है आधुनिक काल में हुआ, और यह वर्तमान में संपूर्ण भारत में इसका क्या है? प्रचलन है।
खड़ी बोली सिर्फ संपूर्ण भारत से जुड़े हुए जो भी पड़ोसी देश हैं वहां भी खड़ी बोली का प्रचलन है। अब ध्वनि परिवर्तन, अब एक करके मुख्य टॉपिक है ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन को देखना था। अब ध्वनि परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। महाभाष्य में पतंजलि ने भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण को माने, यानी महाभाष्य में पतंजलि ने भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण को माने, यानी महाभाष्य पतंजलि जी का क्या है, ग्रंथ है, इसमें उन्होंने भाषा की लघुत्तम इकाई किसको माने, तो ध्वनि को माने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। वर्ण अपने आप में निरर्थक होते हैं, परंतु जब आपस में व्यवस्थात्मक क्रम में जुड़ते हैं तो सार्थक हो जाते हैं, यानी जब आपस में वे व्यवस्थात्मक क्रम में जुड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, सार्थक हो जाते। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, क, आ, छ, उ अलग अलग हैं तो निरर्थक हैं। जब इसको आपस में जोड़ दिए, क, छ भी है, इसमें उ भी लग गया, कछु और आ, तो कछुआ हो गया, तो ये सार्थक हो गया। क्या हो गया, सार्थक हो गया। तो वही यहाँ बताया गया, वर्ण जब तक क्या है, अलग अलग हैं तो निरर्थक हैं, लेकिन जब आपस में जुड़ जाते हैं किसी व्यवस्थात्मक क्रम से, यानी जहाँ तहाँ नहीं, मतलब जिस प्रकार उसको व्यवस्था के आधार पर उसे क्रम के अनुसार अगर वो जुड़ जाते हैं तो सार्थक हो जाते हैं। भाषा विज्ञान में भाषा से संबंध मानवीय वाणी, यानी भाषा विज्ञान में भाषा से संबंध मानवीय वाणी ही क्या है, तो ध्वनि है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्वनि के इकाई रूप ही शब्दों का निर्माण करता है, भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वनि का जो इकाई रूप है उसी से क्या होता है, शब्दों का निर्माण होता है। मनुष्य हमेशा ध्वनियों में न सोचकर सार्थक पदों में सोचता है। अब मनुष्य है, अब मनुष्य को भाषा का ज्ञान हो गया तो ध्वनियों में न सोचकर डायरेक्ट सार्थक सब पदों को में सोचता है। अगर वो बातचीत करता है तो ऐसा नहीं एक ध्वनि को बोलता है, यानी सीधा सीधी शब्द का निर्माण करता है। सीधा सीधी जो सार्थक एक पद होता है, पद और शब्द में कोई अंतर नहीं होता, याद रखिएगा। तो सार्थक पदों को सोचता है, नहीं सार्थक शब्दों को सोचता है। किसी भी सार्थक शब्दों में ध्वनि इकाइयों की व्यवस्था रहती है। जो भी सार्थक शब्द होता है उसमें ध्वनि इकाइयों की क्या होती है, तो व्यवस्था रहती है। सार्थक शब्दों में ध्वनियों का क्रम निश्चित रहता है, यानी जो सार्थक शब्द होते हैं उसमें ध्वनियों का क्रम क्या होता है, निश्चित रहता है। यानी अगर सही क्रम में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो निरर्थक हो जाएंगे। इसका क्रम बदलने से शब्द निरर्थक हो जाते हैं। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण भी देकर समझाने का प्रयास किए। जैसे यहाँ देखिए, चाबी, ये निश्चित ध्वनि क्रम में है। अब इसी को पलट देंगे भीचा, अब ध्वनि क्रम जैसे ही बदल दिए शब्द निरर्थक हुआ। भीचा मतलब कोई नहीं जानता क्या होता है, लेकिन चाबी का मतलब चाबी होता है जिससे ताले को खोला जाता है। मनुष्य की अभिव्यक्ति नाद से होती है और यही नाद क्या है, तो ध्वनि है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। मनुष्य की अभिव्यक्ति कहाँ से होती है, तो नाद से होती है और यही नाद क्या है, तो ध्वनि है। शब्दों का सार्थक अभिव्यक्ति देने वाली मानवीय वाणी ही क्या है, तो ध्वनि है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा के दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। किसी भाषा की ध्वनि, यानी किसी भाषा की ध्वनि जो अन्य भाषा की ध्वनियों का वितरण ही बदल दे वही ध्वनि परिवर्तन कहलाता है। आगे बहुत ही बढ़िया से आपको समझाएंगे ध्वनि परिवर्तन के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम लेकर आए हैं। आगे देखिए, भाषा गतिशील, भाषा क्या है, तो भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। अतः समय में बदलाव के साथ साथ भाषा की ध्वनियों में भी बदलाव होता जा रहा है। यानी भाषा गतिशील है और परिवर्तनशील है। अब गतिशील और परिवर्तनशील है तो समय बदलते जा रहा है, तो भाषा में भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बदलाव होते जा रहा है। और जब भाषा में बदलाव हो रहा है तो उसकी ध्वनियों में भी बदलाव होते जा रहा है। यानी ध्वनियों से ही तो भाषा में बदलाव होगा, क्योंकि भाषा की जो इकाई बिंदु है वो ध्वनि है। तो भाषा की ध्वनियों में भी क्या होते जा रहा है, बदलाव होते जा रहा है। क्योंकि भाषा अगर बदलेगी तो उसके सबसे पहले ध्वनियों को ही बदलना होगा, वे बदलेंगे तभी तो भाषा बदलेगी। ध्वनि परिवर्तन के कारण, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ध्वनि परिवर्तन के क्या क्या कारण रहे इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारण है ऐतिहासिक कारण, यानी ध्वनि परिवर्तन में ऐतिहासिक कारण भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान का अध्ययन से यह पता चलता है, यानी ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसे यह पता चलता है कि विभिन्न कालखंडों में ध्वनि का विकास या परिवर्तन होता आया है और आगे भी होगा।
देखिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं, इसमें हमें यह पता चलता है कि विभिन्न कालखंडों में, अर्थात जितना कालखंड है उसमें ध्वनि का विकास और परिवर्तन होते आया है, और आगे भी जब आगे भी कालखंड में, अर्थात आगे भी जब समय आगे जितना बीतता जाएगा उसमें और भी परिवर्तन होते रहेगा। वही चीज बताने का काम यहाँ बताया गया है। हिंदी भाषा की ध्वनिया में हिंदी भाषा की ध्वनियों में अन्य भाषा के संपर्क में आने से भी परिवर्तन हुआ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हिंदी भाषा की जो भी ध्वनियाँ थी उसमें अन्य भाषा के संपर्क में जब वो आ गई तो उसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। कैसे? मान लो भारत हिंदी शब्द है, भारत तो हिंदी शब्द है, परंतु अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आने से इसका नाम एक और दे दिया गया इंडिया। देखिए भारत हिंदी शब्द है, लेकिन अन्य भाषा जब यहाँ अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोग ने भारत का नाम क्या दे दिया, इंडिया नाम दे दिया। तो ये इसी से क्या है, इसका प्रभाव है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आने से क्या हो गए, अंग्रेजी के ही शब्द हो गए। जैसे आप आजकल के ज़माने में कोई भी चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, उनको आप अगर बोलिएगा कि हम किसी को अगर कोई बीमारी हो गया है, बुखार आ गया है, तो अगर किसी को बोले जा रहे हैं हम चिकित्सक के पास जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो जो अनपढ़ लोग हैं वही लोग नहीं समझेगा, तो बोलेगा चिकित्सक के पास जाना है कि डॉक्टर के पास जाना है। तो लोग कुछ ऐसे अन्य भाषा के संपर्क में आने से कुछ भाषा ऐसे हो गए जो हिंदी में ही क्या हो गए, प्रयोग होने लगे। जैसे आजकल जैसे बोले डॉक्टर, स्कूल, तो अधिकतर ये सब शब्दों का क्या करते लोग, अंग्रेजी शब्द को ही हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो वही बात यहाँ बताई गई। अब भौगोलिक कारण देखते हैं। भौगोलिक कारण देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है, मतलब कोई व्यक्ति है वो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, तो वहाँ की भाषा की ध्वनियों में बदलाव देखने को मिलता है। आप अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाइए, वहाँ बातचीत कीजिए, अगर हिंदी ही भाषा देखिएगा उसमें भी हल्का फुल्का आपको अंतर दिखेगा, और भी आगे बढ़िएगा तो और भी ज़्यादा अंतर दिखेगा। तो वही यहाँ बताने का प्रयास कि जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वहाँ की भाषा की ध्वनियों में बदलाव देखने को मिलता है। क्या मिलता है? तो वहाँ की ध्वनियों में बदलाव देखने को मिलता है, अर्थात वहाँ का भाषा कुछ अलग हो जाता है, हल्का फुल्का अंतर देखने को मिलता है। आप भी कहीं घूमने जाइए, देखिएगा आपको अंतर दिखेगा। अंग्रेज लोग या अंग्रेजी भाषा बहुल क्षेत्र के लोग हिंदी के नासिक व्यंजन को स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते। सही बात है, जो अंग्रेज लोग थे या अंग्रेजी भाषा बहुल, जहाँ पर अंग्रेजी भाषा ही ज़्यादा प्रचलन, वहाँ के जो लोग हैं वे हिंदी का जो नासिक व्यंजन है उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी भाषा का विभिन्न ध्वनियों, यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि किसी भाषा के विभिन्न ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण प्रत्येक क्षेत्र में नहीं हो पाता है। अर्थात यानी कोई अंग्रेज है वैसा क्षेत्र में चला गया जहाँ लोग हिंदी है, तो वहाँ पर वो हिंदी शब्द को बेहतर तरीके से उच्चारण नहीं कर पाएगा। अभी देखिए, अगर आप हिंदी जानते हैं, अगर आप वैसे क्षेत्र में चले जाएं जहाँ हिंदी कम जानते, दूसरा भाषा है, उस भाषा को भी आप हल्का फुल्का जानते, फिर भी उस प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाइएगा जितना जो उसे जानता वो जितना बेहतर तरीके से उच्चारण कर सकता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया। देखिएगा अंग्रेज लोग का फिल्म मूवी वगैरह देखे हो, उसमें वे लोग कभी भी नासिक व्यंजन का प्रयोग नहीं किए। या फिर आप लोग देखे होंगे ये अब आजकल खिलाड़ी लोग, जो कहा जाता है कि भारत बहुत ही खेल के क्षेत्र में, खासकर क्रिकेट जो स्पोर्ट है, इसमें क्रिकेट के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है। यहाँ जो भी विदेशी लोग आते हैं, विदेशी खिलाड़ी, वे जब हिंदी बोलते हैं तो वे न शब्द नहीं बोल पाते हैं। यानी जो नासिक है, न से नासिक में जो है आपका अब अंगा हो गया, इया हो गया, है ना, मूर्धन्य न म, ये शब्द उनको बोलने में बहुत दिक्कतें होती है, यानी बोल नहीं पाते हैं। आगे और भी उनको जब बोलने के लिए कहा जाता है तो कभी कभी बोलने में भी क्या होते हैं, वे गड़बड़ कर देते, मतलब वो सही से नहीं बोल पाते। इसलिए कहा गया कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी भाषा के विभिन्न ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण प्रत्येक क्षेत्र में नहीं हो पाता है, अर्थात कोई दूसरा आदमी जाएगा तो उसका उच्चारण उस प्रकार नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्र बदलने से भाषा में भी बदलाव होता है। बिल्कुल, जैसे क्षेत्र बदलेगा भाषा में भी क्या होगा, बदलाव होगा, और इसका मुख्य कारण ध्वनि में परिवर्तन होना होता है। इसका मुख्य कारण ध्वनि परिवर्तन ही होता है, जिसके कारण क्षेत्र बदलने से भाषा में भी क्या होता है, बदलाव होता है। अन्य कारण भी देखते हैं, कुछ अन्य कारण भी है ध्वनि परिवर्तन में। तो अज्ञानता, इसको एकदम बढ़िया से अच्छा से समझिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ज्ञान की कमी या अभाव के कारण भी ध्वनि उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे होता है ज्ञान की कमी या अभाव के कारण जल्दीबाजी में भी क्या करते लोग, कमी हो या ज्ञान का अभाव हो, बात एक ही हुआ, तो क्या करते हैं उच्चारण में गलती कर देते हैं। जैसे एक्सप्रेस, ये मूल शब्द है, याद रखिएगा ये मूल शब्द है, यही मूल शब्द है। मूल मतलब असली एक प्रकार समझ लीजिए। इसे लोग अब क्या करते हैं, परिवर्तन कर दिए, ज्ञान के अभाव में एक्सप्रेस कह देते हैं। स्कूल, देखिए स्कूल मूल शब्द है। अब देखिए जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जिनको ज्ञान का अभाव होता है, स्कूल को स्कूल कह देते हैं। आप लोग तो गांव देहात में तो अक्सर ये देखते होंगे, स्कूल कम स्कूल ज़्यादा बोलते हैं। स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बच्चे लोग भी जल्दी जल्दी स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल स्कूल, तो स्कूल भी बोल देते हैं। डॉक्टर, अब देखिए डॉक्टर मूल शब्द है, लेकिन डॉक्टर को देखिए डॉक्टर मूल शब्द है, लेकिन ज्ञान के अभाव में देखिएगा जो गांव के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनका ज्ञान का अभाव, ज्ञान, वो डॉक्टर को डॉक्टर भी कहते हैं। डॉक्टर पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इलाज कराने, डॉक्टर पास। तो ये परिवर्तन है, वही अज्ञानता के कारण भी ध्वनि में भी ध्वनि परिवर्तन होता है। समझ में आ गया। अगला है भावावेश, यानी भावों के आवेश में आकर लोग ध्वनियों में परिवर्तन कर उच्चारण कर देते हैं। यानी भाव का संबंध होता है हृदय से। जैसे किसी का मूल नाम रामू है, अब रामू को भाव में आकर, वो भावावेश में आकर, भाव के आवेश में आकर रामू को रमुआ कह देते हैं। नीलेश है, नीलेश को भाव में आकर नीलू कह देते हैं। कोई कालू है, नाम है कालू, और उसको लोग क्या कहकर पुकारा, कलुआ कह दे रहा है, तो भाव के आवेश में आकर। रानी है, रानी को बहुत लोग रानिया कहते हैं, रानिया कहाँ गई है, कलुआ कहाँ गया, नीलू कहाँ गया, रमुआ कहाँ गया। तो इस तरह लोग क्या करते हैं, तो भाव के आवेश में आकर नाम ही बदल देते हैं। अक्सर ये गांव देहात में अक्सर होता है, सभी का नाम यानी सभी का दो नाम होता है, नाम को ही बिगाड़ कर क्या भाव, इसको भावावेश ही कह समझिए, नाम को ही बिगाड़ दिया जाता है। अगला है प्रयत्न लाघव, यानी कम श्रम में किसी शब्द का उच्चारण करना। यानी बहुत लोग चाहता है कि हमें किसी शब्द का उच्चारण करने में कम समय लगे। जैसे आम्र है, ये मूल शब्द है, अब इसे जब इसका तद्भव रूप आया तो इसे आम्र बोलने में थोड़ा दिक्कतें होती थी, तो आम्र को आम कर दिया गया। अब देखिए प्रचार, अब इतना प्रचार बोलने के लिए थोड़ा सा श्रम करना पड़ता है। प्रचार तो लोग शॉर्ट में बोलते हैं प्रचार करने जा रहे हैं। प्रचार तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं, नेता लोग भी कहेगा प्रचार करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं। सपत्नी कौन इतना बोलेगा भाई, सीधा डायरेक्ट बोलता है सौ, यानी परिवर्तन, यानी कम श्रम में बोलना चाहता है, ध्वनियों को उच्चारण करता है। कम श्रम में ध्वनियों को उच्चारण में लोग क्या करते हैं, उसको उसमें क्या करते हैं, उसका नाम ही मतलब कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं। यहाँ आम्र है, आम्र से आम हो गया। प्रचार है, प्रचार से प्रचार हो गया। तो ये है जल्दी बोलने का कारण, यानी जल्दी बोलना चाहते हैं, कम मेहनत करना चाहते हैं बोलने में। आगे देखिए लघु उच्चारण की प्रवृत्ति। जब कोई शब्द बहुत लंबा होता है तो लोग अपनी सुविधा अनुसार उसे लघु रूप यानी शॉर्ट, जिसको कहते हैं शॉर्ट में उच्चारण करते हैं। जैसे और उच्चारण करके उसके ध्वनियों में परिवर्तन कर दे, क्योंकि ध्वनि परिवर्तन के ही क्या है, सभी ये कारण है। तो भारतीय जनता पार्टी, अब इतना लंबा कौन बोलेगा भाई, भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, बीजेपी, क्या बोल देते हैं, बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर, इतना लंबा बोलने का किसी के पास समय नहीं है, सीधा बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पीएम होगा, है ना, और इसको पीएम पढ़िएगा, पीएम है ना, यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर को पीएम, चीफ मिनिस्टर को सीएम, है ना। इसी तरह क्या कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं, यानी जब किसी जो थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा हो तो उसका शॉर्ट नाम ले आते हैं। तो वही है, लघुकरण की प्रवृत्ति के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन लोग कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीधा छोटा कर दिया बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर पीएम, कितना छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, यानी इसके ध्वनियों में परिवर्तन कर दिया गया। आगे देखिए बोलने की शीघ्रता। आजकल लोग जल्दी बोलना चाहते हैं, इसीलिए कुछ शब्दों का उच्चारण में ध्वनियों में परिवर्तन या लोप कर देते हैं। यानी आजकल लोग क्या करते हैं, बोलने में शीघ्रता चाहते हैं और जल्दी बोलने के कारण कुछ शब्द को सोचते हैं कुछ शब्द हटा भी देंगे तो काम चल जाएगा। अब ये पंडित जी इतना लंबा है, किसके पास टाइम, पंडित जी को शॉर्ट में बोलते पंडित जी, शॉर्ट में बोल देते पंडित जी, शॉर्ट में पंडित जी। और इसमें क्या कहे, उच्चारण में ध्वनियों में परिवर्तन कर दिया तो लोप कर दिए।
आगे है लिखने की प्रवृत्ति। कुछ शब्दों को अन्य भाषा में लिखने पर उसके ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हिंदी शब्द है, जैसे हिंदी शब्द गुप्त, अंग्रेजी में गुप्त को गुप्ता कर दिया गया। मिस्र अंग्रेजी में जाने के बाद मिश्रा हो गया। अशोक अंग्रेजी में जाने के बाद अशोका हो गया। देखिए इसमें परिवर्तन हो गया। तो कुछ शब्द जो अन्य भाषा में जब चले जाते हैं, अन्य भाषा में जब उसको लिखा जाता है तो उसके ध्वनियों में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये सभी बिंदु ध्वनि परिवर्तन के कारण थे। ऐतिहासिक कारण देखे, भौगोलिक कारण देखे, अन्य कारण में अज्ञानता को देखे, भावावेश को देखे, प्रयत्न लाघव को देखे, लघुकरण प्रवृत्ति के बारे में जाने, बोलने की शीघ्रता के बारे में जाने, लिखने की प्रवृत्ति के बारे में जाने। ये सभी ध्वनि परिवर्तन के कारण हुए। अब देखते हैं ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आगम। नई ध्वनियों का शब्द के पहले, मध्य या अंत में लग जाना आगम कहलाता है। कोई नई ध्वनि जो है वो शब्द के या तो पहले लग जाता है, या तो मध्य में लग जाता है, या तो अंत में लग जाता है। जैसे स्कूल, इसमें नई ध्वनि जो ई है, देखिए स्कूल मूल शब्द है, इसमें नई ध्वनि क्या हुआ, ई शब्द के पहले लग गया। स्नान, स्नान में भी स्नान मूल शब्द है और इसमें देखिए ई ध्वनि जो है स्नान के पहले लग गया। सवर्ण, और सवर्ण है, इसमें देखिए सवर्ण सुवर्ण हो गया। अब इसमें ऊ ध्वनि है, ऊ ध्वनि है जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बीच में जाकर लग गया। पृथ्वी, पृथ्वी को पृथ्वी भी लोग बोल देते हैं। अब पृथ्वी मूल शब्द है, अब इसमें देखिए बीच में ई ध्वनि जाकर लग गया, इसी को आगम कहते हैं। दवा, दवा के अंत में देखिए ई लग गया तो दवाई हो गया। दवा लेने जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, बात एक ही हुआ, तो इसमें ई ध्वनि लग गया, परिवर्तन कर दिया गया। पूर्वा, पूर्वा से पुरवाई हो गया, ई ध्वनि अंत में लग गया। तो नई ध्वनियों का शब्द के या तो पहले लग जाना, या तो बीच में लग जाना, या तो अंत में लग जाना क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते लोप। लोप का अर्थ होता है लुप्त होना, छिप जाना। अनेक शब्दों में विद्यमान ध्वनियों का लुप्त हो जाना लोप है। जैसे अगर, अब जल्दीबाजी में लोग अगर को गर बोल देता है, गर, अगर जल्दीबाजी में जब लोग बोलते हैं तो कभी कभी अ छोड़ देता है, खाली गर बोल देता है। अमीर, अमीर को जल्दीबाजी में जब कोई बोलता है तो अमीर को अ छोड़कर मीर ही बोल देता है। कृपया, कृपया ये मूल शब्द, देखिए कृपया ये मूल शब्द है कृपया, लेकिन इसको लोग कृपया बोल देते हैं। कृपया, कृपया, देखिए दोनों शब्द जल्दीबाजी में क्या करते हैं, कुछ शब्दों को लुप्त कर देते हैं या तो छोटा भी कर देते हैं। अगला है विपर्यय। इसमें क्या है, तो इसमें किसी शब्द की ध्वनियों, स्वर तथा व्यंजन का स्थान में परिवर्तन हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, तो जो भी शब्द होता है या स्वर हो या व्यंजन है ना, उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, चाहे स्वर हो या व्यंजन। जैसे अमरुद, ये मूल शब्द है। एक प्रकार से समझिए कि कभी कभी लोग जल्दीबाजी में, और बहुत जगह लोग जल्दीबाजी में बोल ही देता है अमरुद, अमरुद मूल शब्द है। अब जल्दीबाजी अरमुद भी बोल दिया। नुकसान, नुकसान को लोग जल्दीबाजी नुकसान भी बोल दिया। इसके अलावा देखिए हेलमेट, कुछ लोग हेलमेट बोलते, कुछ लोग हेमलेट बोलते, तो बदल देते हैं, यानी आगे पीछे कर देते हैं। तो वही बात इसमें कहा गया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें क्या करते हैं, ध्वनियों का स्थान को बदल देते हैं, आगे को पीछे, पीछे को आगे, इस तरह कर देते हैं। इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो हमें लगता है कि दिन प्रतिदिन के जो भाषा है उसमें भी बहुत सारे शब्दों को आगे पीछे करके बोल दिया जाता है, लेकिन सबका प्रयोग किया, लेकिन मूल शब्द है देखिए यहाँ अमरूद ही है, और अमरूद भी बोल दिया जल्दीबाजी में कोई लोग। अभी हम बोले, बहुत सारे लोग अभी हेलमेट, हेमलेट दोनों शब्द का प्रयोग करता है, और दोनों शब्द क्या करता है, आगे पीछे कर दिया जाता है, तो वही है विपर्यय। अगला है अल्प प्राणीकरण। यह है महाप्राण ध्वनियों का जब अल्प प्राण में प्रयोग होने लगे वहां अल्प प्राणीकरण परिवर्तन माना जाता है। जैसे मुख है, मुख से मुख बन गया, अब यहाँ ख है, यहाँ क आ गया, अब महाप्राण ध्वनि यहाँ क्या हुआ, अल्प प्राण बन गया। सुखना है, यहाँ देखिए महाप्राण बीच में है, अब बीच में क्या आ गया, क आ गया, यानी ये बदल गया, यानी अल्प प्राण हो गया महाप्राण से। और भी है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, देखिए स्वादिष्ट है, यहाँ देखिए ये, इसको पकड़िए ठ, यहाँ ट आ गया, तो यहाँ ठ था महाप्राण और ट हो गया अल्प प्राण। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हो गया,
तो महाप्राण अल्प प्राण में बदल गया, तो वही है अल्प प्राणीकरण, यानी जहां महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण में क्या हो जाती है, प्रयोग होने लगती है, तो वहां अल्प प्राणीकरण परिवर्तन माना जाता है। अगला है महाप्राणीकरण, यानी अब यहां उल्टा है, अल्प प्राण ध्वनियों में महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग होना। जैसे ताक, यहाँ क है, अब ताखा हो गया, यहाँ ख आ गया। पृष्ठ, पृष्ठ है, यहाँ पीठ हो गया। यहाँ देखिए वेश, भेष हो गया। देखिए वह है, यहाँ भ आ गया। ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। यहाँ पे देखिए गिरह, घर, यहाँ ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण हो गया। तो उसी चीज को पकड़ना है, तो इसी को कहते हैं महाप्राणीकरण। जहाँ अल्प प्राण के स्थान पर महाप्राण जुड़ जाता है उसे महाप्राणीकरण कहते हैं, और जहाँ महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण का प्रयोग हो जाता है, ध्वनि का प्रयोग होता है। अन्य दिशाओं की भी चर्चा करते हैं, जैसे अघोषीकरण। अघोषीकरण में क्या होता है, कभी कभी लोग मदद को, मदद ये क्या है, मूल शब्द है, मदद को मदद भी कहते हैं। कहते हैं नहीं मदद तो नहीं कर दिया, मदद तो बहुत कम ही लोग बोलता है, मदद तो बहुत कम ही लोग बोलता है, मदद नहीं बोलकर मदद बोल देता है। उसी प्रकार नगर, बहुत सारे नगर को नकर भी कह देते हैं। यहाँ देखिए अब घोषीकरण में क्या होता है, साग है, साग को लोग साग कह देते हैं। परकट को लोग परगट भी कहते हैं, सुने होंगे, परगट हो गए। गांव देहात में अक्सर ये देखने को मिलता है, परकट की जगह पर परगट बोलते हैं। आगे देखिए अन्य दिशाओं में विषमीकरण। विषमीकरण में क्या होता है, जब काक है, ये मूल शब्द है, काक को काग कह दिया, अब मुकुट को मऊट कह दिया। और समीकरण भी है अन्य दिशाओं में, समीकरण से चक्र है, चक्र को चक्का बोल दिया। अब यहाँ खरकट को करकट बोल दिया। खरकट, ख है, यहाँ क बदल दिया। मतलब जल्दी क्या कहते हैं, बोलने में लोग इसका नाम ही बदल देते हैं। क्या करते हैं, नाम ही बदल देते। यही है क्या, तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। तभी हम इसमें ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की चर्चा किए। सबसे पहले आगम की चर्चा किए, जिसमें देखते हैं कि कुछ शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले, कुछ ध्वनियां हैं जो शब्द के पहले मध्य अंत में लग जाते हैं। लोप में क्या देखे, तो कुछ शब्द को लोप कर दिया जाता है, जल्दीबाजी बोलने में उसे क्या किया जाता है, लोप हो जाता है, यानी छुप जाता है, जल्दी बोल ही नहीं पाते उसको, मतलब लोप ही हो जाता है, यानी छुप जाना। वी पर्याय में क्या देखे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ध्वनियों को उलट पलट कर कभी कभी क्या करते हैं, बोल देते हैं। नुकसान को नुस्कान बोल दिया, अमरुद को अरमुद बोल दिया, हेमलेट हेलमेट, हेलमेट हो गया, हेलमेट हेमलेट, इस तरह होता है ना। फिर अल्प प्राणीकरण में क्या बताए, तो इसमें महाप्राण अल्प प्राण में बदल जाता है, महाप्राण में अल्प प्राण महाप्राण में बदल। अन्य दिशाओं के बारे में भी चर्चा किए। तो ये सभी थे, ये जितने भी चर्चा किए भाषा ध्वनि परिवर्तन के सभी दिशाएं थे। इसके पहले देखे थे ध्वनि परिवर्तन के कारण और ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की चर्चा कर लिए। तो परीक्षा में यहीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। अब हम अर्थ परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। जिस प्रकार ध्वनि परिवर्तनशील है, उसी प्रकार भाषा में अर्थ भी क्या है, परिवर्तनशील है। जब ध्वनि परिवर्तनशील होगा तो अर्थ क्यों नहीं परिवर्तनशील होगा, तो अर्थ भी क्या है, तो परिवर्तनशील है। जैसे पहले आकाशवाणी का अर्थ संस्कृत भाषा में देववाणी माना जाता था, यानी संस्कृत भाषा में आकाशवाणी को क्या मानते थे, देववाणी मानते थे। परंतु अब हिंदी में उसी आकाशवाणी को क्या माना जाता है, तो भारतीय रेडियो माना जाता है। तो ये अर्थ में परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समय में बदलाव के साथ अर्थ में परिवर्तन कर दिया गया। अब अर्थ परिवर्तन के कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले भौगोलिक कारण की चर्चा करेंगे। इस संसार में भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण एक ही शब्दों को अलग अलग अर्थ में लिया जाता है। यानी संसार में भौगोलिक परिवेश की भिन्नता कर, क्योंकि संसार में जितने भी लोग रहते हैं सभी अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो सब जगह का जो परिवेश होता है वो अलग अलग होता है। तो भौगोलिक परिवेश में भिन्नता होती है, तो उसके कारण क्या होता है, शब्दों को अलग अर्थ में लिया जाता है। जैसे कारण, कारण को ब्रिटेन में गेहूं कहा जाता है। कारण का अर्थ ब्रिटेन में क्या होता है, तो कारण का अर्थ ब्रिटेन में गेहूं होता है, जबकि अमेरिका में इसका अर्थ मक्का होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है, अब सामाजिक परिवेश का परिवर्तन देखते हैं। इससे क्या होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सभी लोग जानते हैं। समाज में रहने वाले लोग जगहों के आधार पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ में लेते हैं। यानी समाज में जो रहने वाले लोग हैं वो जगहों के आधार पर, यानी अलग अलग जगह पर जब रहते हैं तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ में लेते हैं। जैसे फादर, फादर को जब घर में लोग रहते हैं तो फादर का मतलब पिता समझते हैं,
पिता को फादर कहते हैं। लेकिन जैसे वो चर्च में चले जाते हैं, यानी अपना स्थान को बदलते हैं, जब चर्च में जाते हैं तो उसी फादर को वे भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान को ही फादर कहते हैं। तो वही सामाजिक परिवेश का परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। आगे, राजनीतिक स्थिति। आज राजनीतिक प्रभाव के कारण कुछ शब्दों का मूल अर्थ में लुप्त होता जा रहा है, जैसे जय हिंद, जय श्री राम। ये शब्द जो है, इसका प्रयोग, जय हिंद का प्रयोग अक्सर ये फौजी लोग क्या करते हैं, जय श्री राम का प्रयोग मंदिरों में होना चाहिए। लेकिन आजकल जो नेता लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ लाभ के लिए अपने भाषणों में इसका प्रयोग करने लगे। तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं इसके अर्थ में परिवर्तन किया जा रहा है। जो इसका मूल अर्थ होना चाहिए उसमें क्या होते जा रहा है, वो लुप्त होते जा रहा है। शब्द प्रयोग की अधिकता। किसी किसी शब्द का बहुत अधिक प्रयोग कर देने से भी उसका विशिष्ट अर्थ लुप्त होता जा रहा है। जैसे आचार्य, श्रीमान, नेता, महाजन, इस सब का अधिक प्रयोग करने से इसके भी जो मूल अर्थ है उसमें वो क्या होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। अगला है लक्षणा व्यंजना का प्रयोग। लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग से भी अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मोहन शेर है, अब यहाँ मोहन को शेर कह दिया गया क्योंकि यहाँ शेर का वास्तविक अर्थ लुप्त हो गया। शेर शेर होता है, मोहन शेर नहीं हो सकता है, तो उसके साथ शेर शब्द को जोड़ दिया गया, जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया गया है। अब तत्सम शब्दों का तद्भव रूप में जाने से भी क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो है तत्सम शब्द है, श्रेष्ठ का मतलब होता है महान, यही श्रेष्ठ का तद्भव रूप सेठ होता है। अब सेठ का मतलब क्या हो जाता है, व्यापारी हो जाता है। तो तद्भव रूप में देखिए जैसे गया, इसके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अगला है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान के कारण भी लोग शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे तुम लोग सभी लोग जानते हैं, चेचक एक बीमारी है जो शरीर में चारों तरफ दाने आ जाते हैं। तो चेचक को अज्ञानी और अंधविश्वासी लोग माता का नाम देते हैं, बड़ी माता, छोटी माता इसे कहते हैं ना। तो चेचक को देखिए, ज्ञान नहीं होने के कारण, अधूरा ज्ञान के कारण लोग चेचक को माता कह देते हैं, यानी माता के अर्थ में चेचक को लेते हैं, जबकि यह एक बीमारी है। अब अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अर्थ का विस्तार। वे शब्द जो पहले सीमित अर्थ में प्रयोग होते थे, परंतु उसके अर्थ में विस्तार होने से उनको अनेक अर्थों में देखा जाने लगा। जैसे यानी वे शब्द, एक बार फिर समझिए, वे शब्द जो पहले सीमित अर्थ में प्रयोग होते थे, उसके अर्थ में जैसे विस्तार होने लगा, और विस्तार होने से उसके अर्थों में क्या हो गया, परिवर्तन। जैसे प्रवीण, प्रवीण पहले जो वीणा बजाने वाले लोग हुआ करते थे उनको कहा जाता था, परंतु अर्थ में विस्तार हो जाने से जो व्यक्ति काम में निपुण होता है, क्या में, तो काम में निपुण होता है, उसी के लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग अब होने लगा। पहले वीणा बजाने के लिए होता था, अब किसके लिए होने लगा, अब काम में निपुण जो होते हैं उनके लिए होने लगा, यानी अर्थ का विस्तार हो गया। दूसरा है अर्थ संकोच। कुछ व्यापक अर्थ वाले शब्दों के अर्थ में संकोच हो जाता है। जैसे दशानन, दशानन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, दस है जिसके आनंद, यानी जिसका 10 मुख हो उसे दशानन कहा जाना चाहिए, परंतु सभी 10 मुख वाले जीवों को दशानन नहीं कहा जा सकता, यानी नहीं कह सकते, क्योंकि यह शब्द जो है वो रावण के लिए योग रूढ़ या रूढ़ हो गया है। यानी दशानन जब भी बोलेंगे तो किसके लिए है, तो ये जो है रावण के लिए, जबकि दशानन से सभी दशानन की जो भी 10 मुख वाले सबका होना चाहिए, परंतु सबको हम नहीं मानते हैं, सिर्फ किसे मानते हैं, हम संकोच व संकोच में चले जाते हैं और सिर्फ किसे मानते हैं, रावण को ही मानते हैं। उसी प्रकार जलज, जलज का मतलब जल में रहने वाले। अब जल में जो कुछ रहता है सभी को हम जलज नहीं कहते हैं, सिर्फ किसे मानते हैं, संकोच में जाकर उसके अर्थ में संकोच होता है, संकोच में हम सिर्फ किसे मानते हैं, तो सिर्फ कमल को ही मानते हैं। अगला है अर्थादेश, जिसमें अर्थ का ना ही विस्तार होता है और ना ही संकोच होता है। ऊपर अभी चर्चा किए, एक में अर्थ का विस्तार चर्चा किया, अर्थ का संकोच चर्चा किए। तो इसमें ना तो अर्थ का विस्तार होता है ना ही संकोच होता है, इसमें अर्थ ही बदल जाता है। क्या होता है, अर्थ ही बदल जाता है। जैसे मुग्ध, अर्थ पहले मुग्ध का अर्थ मूर्ख था, परंतु बाद में क्या होने लगा, बाद में मोहित होना हो गया। क्या हो गया, मोहित होना। मूर्ख हट गया, क्या हो गया, मोहित होना। मुग्ध का मतलब क्या होता है, मोहित होना। उसी प्रकार साहसी, साहसी पहले चोर डकैतों के लिए प्रयोग होता था, यानी चोर डकैतों को साहसी शब्द उनके लिए था, परंतु बाद में यही शब्द क्या हो गया, बिल्कुल बदल गया और बदल कर वीरों के लिए प्रयोग हो। जो वीर होते हैं, जो धीर होते हैं, है ना,
जो युद्ध में पीछे नहीं हटते हैं, उन वीरों के लिए क्या वो साहसी शब्द का प्रयोग होने लगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो क्लास आपके लिए बहुत बेहतर रहा। तो इससे अगर भाषा विज्ञान से परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो इसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको हम प्रारंभ में ही बता दिए थे कि भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप हमारे भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जेएसएससी में बहुत सारे हैं, सीजीएल आ जाता है क्योंकि सीजीएल अभी ज़्यादा प्रचलन में है। तो जेएसएससी जो है उसका पेपर 2 अगर आप जेएसएससी का पेपर 2 अगर आप लिए हुए हैं तो, और हिंदी आपका सब्जेक्ट है, उनमें उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा है। पहले खोरठा ज़्यादा प्रचलन में था, अब हिंदी लोग लेने लगे हैं। तो हिंदी है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर आपको संपूर्ण नोट्स चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास का जो हिंदी लगा हुआ है पेपर 2 में, उसका नोट्स हस्तलिखित नोट्स भी उपलब्ध है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में भारतीय क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। चलिए सभी को धन्यवाद, शुभ संध्या।